कभी कभी विचार के प्रवाह में ऐसा लगता है कि भी ये सब औपचारिकताएं नहीं होनी चाहिए, हमें सीधे सीधे बात पे तुरंत अग्रसर होना चाहिए और जितनी सघन चर्चा हम कर सकें और जितना लाभ समय का हम उठा सकें उसको उठा लें। तो इसलिए मैं कई बार मर्यादा का पालन नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैं क्षमा के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आप आज की चर्चा में। और सीधे सीधे विषय पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि कल भी कुछ एक प्रश्न थे, हिंदू शब्द का पहले प्रयोग कब हुआ और फिर उसका अर्थ क्या रहा। तो उन दो तीन बातों को करते हुए मैं कुछ और सीधे सीधे प्रश्न आज आप लोगों के साथ साझे करूंगा। पहली बात तो हम ये समझ लें कि ये जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं या को इतिहास की जानकारी का अभिमान और रखते हैं कि वो इतिहास को सही सही जानते हैं, उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं हमारे जानने के लिए और समझने के लिए। एक तो हमें डील करना है उनकी इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, जो अक्सर हमें इतिहासकारों में वो जो पर्टिकुलरली लिंक दिया हुआ है ना, लिंक पे क्लिक कर दीजिए। पर्टिकुलरली जो जेएनयू और कई और जब एक लिंक इतिहासकारों पे के क्लिक विषय में हमें करिए, देखने को लिंक मिलती है। पे ना व्हाट्सएप में लिंक भेजे हैं। और तो दूसरा एक हमें जो एक है ह्यूमन प्रिजम्पशंस जो हैं। नहीं नहीं, वो तो बात। हेलो, प्लीज अपना माइक ऑफ रखिएगा। मैं वैसे कर भी रहा हूँ साथ साथ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं लेकिन माइक को प्लीज म्यूट पे रखिए। आप लोग उसको मत ऑन करिए, वो फिर बार बार डिस्टरबेंस होगी और फिर समय नष्ट होता है उसमें। तो ह्यूमन प्रिजम्पशंस और इंटेलेक्चुअल एरोगेंस के बीच में इतिहासकारों ने किस दृष्टि से लिखा है कि सेल्फ राइटियसनेस के आधार पे कि हम जो जानते हैं वही ठीक है। अब मेरे उनसे कभी कभी जब तर्क होता था तो मैं कहता था कि भाई तुमने संस्कृत तो कभी पढ़ी नहीं, और संस्कृत के तुमने वो अर्थ कर दिए हैं जो हमारी दृष्टि में तो वो उसके साथ तालमेल ही नहीं बैठता। तो ये किस तरह से तुम इतिहास लिखते हो, किस तरह से इन सब चीजों को करते हैं। अब जैसे एक सेमिनार अभी तो नहीं हो गए उसको 5-6 साल या हो सकता है शायद ज्यादा ही हो गए हों। तो उसमें एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हरियाणा के, और उन्होंने उनका ये दावा था कि राष्ट्र शब्द का अर्थ जो वेदों में आया है उसका मतलब गांव होता है, नेशन नहीं होता है। अब बड़ी अजीब सी बात है कि राष्ट्र शब्द का अर्थ उन्होंने गांव कहाँ से ढूंढ ढूंढ लिया और वो नेशन नहीं होता ये कहाँ से ढूंढ करके ले आए, इस बात का कोई जवाब नहीं। लेकिन वो जैसे होता है ना कि अपने पर्सनैलिटी का एक वेट इधर उधर करना और उससे प्रश्नकर्ता के प्रश्न को असंगत सिद्ध कर देना या अपनी सेल्फ राइटियसनेस को साबित करना, तो इस तरह की कई बार चीजें देखने में आई हैं और इन चीजों को फेस भी करना पड़ता है। तो यही चीज हमें हैंडल भी करनी है और अपना जो है अपनी जिज्ञासा, जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे, जिज्ञासा को बनाए भी रखना है। तो अब आप एक बड़ी मजेदार इसमें स्टेटमेंट देखिए जो नीचे रेड कलर में है कि यूरोपियन स्कॉलरशिप इग्नोरेंस और रिजेक्शन ऑफ द ओरिएंटल हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर बिलीफ, unconscious or deliberate, that Oriental mythologies are, as contained in their respective traditional scriptures, are sentimental and do not give historically एक सेकंड history. Ironically, it reflects their double standards. They themselves consider their own biblical mythologies as reliable history. आपके पुराण, आपके शास्त्र, वो तो सारे के सारे माइथोलॉजी है, लेकिन उनकी माइथोलॉजी, उनका जो बिब्लिकल मिथ्स है, बाइबल है, वो सारा का सारा क्या है, उनके लिए एक प्रमाणिक ग्रंथ है। और यहाँ पे भी यही चल रहा है। कल की जो बात हुई थी उसमें मैं जब सर्च कर रहा था तो 2-3 किताबें अब सामने आई हैं मेरे, लेकिन इनमें से 3 पुस्तकों के विषय में मेरी जानकारी नहीं है। एक तो हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंडिया, ये अभी आई है, जो कि 300 से 1000 सी तक है, और हिंदू इंडिया जो 1947 से प्रेजेंट तक। उसके अतिरिक्त एक और मज़ेदार किताब है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदूज, द सागा ऑफ डिफीट्स। इसके विषय में भी मेरी जानकारी नहीं, लेकिन ये वेंडी डोनिगर की बुक है, द हिंदू एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री। ये मुझे एयरपोर्ट पे पढ़ने का थोड़ा सा मौका लगा उस वक्त पेज पलटते हुए, लेकिन इंटरेस्टिंगली उसने क्या किया है, उसको जो इंडियन माइथोलॉजी है उसके आधार पर वो हिस्ट्री को
इंटरप्रेट करने का उसका प्रयास है। ये बुक जो हाई क्लास इंटेलेक्चुअल जो होते हैं, तो उनमें ये काफ़ी पॉपुलर हुई और इसका मुझे रिव्यू भी पढ़ने को मिला। तो इस बुक को आप लोग अपने खाली समय में देख सकते हैं कि किस तरह से जो फैक्ट्स हैं और जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसमें किस तरह से इसने तालमेल बिठाया है। लेकिन एक हिम्मत है। दूसरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ कि मैं बार-बार एक सवाल पे आता हूँ कि हिंदू का इतिहास है कहाँ पर? आप हिंदुइज्म की टाइमलाइन देख सकते हैं। वो आपको हर हिस्टोरियन बता देगा कि देखिए प्री वैदिक पीरियड, उसके बाद वैदिक पीरियड और ये वो सारा आप देख सकते हैं। उसमें मैं नहीं जा रहा, समय नहीं व्यर्थ करना चाहता। लेकिन उस सब के बीच में हिंदू शब्द कहाँ पर आता है? हिंदू का इतिहास। हिंदुइज्म का इतिहास हिंदू का इतिहास नहीं है। आप वेद को हिंदू नहीं, हिंदू वेद को माने ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन वेद हिंदू है ये कहना बड़ी असंगत सी बात लगती है। तो इसको हम कैसे सुलझाएंगे? ये जानकारियां देने के बाद मैं अगले जो कल एक शब्द किया गया था, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ओरिजिन ऑफ वर्ड, इट इज amusing when westerns mispronounce our simple names. The word hindu is not संस्कृत वर्ड, ये बात बिल्कुल ठीक है। और हिंदू शब्द के सिंधु से हिंदू तो बनाते हैं, लेकिन हिंदू का जो फारसियों ने और अरब कंट्रीज में जो अर्थ किया गया वो बड़े निम्न कोटि का अर्थ किया गया है कि उसमें चोर और डाकू और इस तरह के उनके शब्दावली में इन अर्थों को बताने के लिए इस तरह का प्रयोग किया गया। Interestingly, the word Hindu came into existence because Persians mispronounced Sanskrit word Sindhu to Hindu, क्योंकि वहाँ स जो है ह में बदल जाता है। और जो इंटरेस्टिंग चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कल नहीं हो पाई थी, कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें उसने क्या 1966 में उसमें 7 चीजें उन्होंने हाईलाइट की हैं। एक तो ये है कि हिंदुइज्म को हिंदू नहीं किया, हिंदुइज्म को किया है। द एक्सेप्टेंस एंड रेफरेंस फॉर द वेदास, a spirit of tolerance, belief in vast cosmic periods of creation and destruction, belief in reincarnation, recognition of multiple paths to salvation and truth, polytheism, बहुदेवाद जिसे कहते हैं, philosophical flexibility, ये आपका हिंदुइज्म की परिभाषा है। अभी भी आप हिंदू नहीं ढूंढेंगे। और एक शब्द और जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ भी आपको बार बार टकराना पड़ेगा और इसके साथ भी आपको ये भी आपके लिए एक चुनौती रहेगा, ये शब्द आर्य शब्द। और शब्द को जो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है परंपरागत रूप में, वो किसी कास्ट या किसी रेस के लिए नहीं किया जाता, वो पूज्य, श्रेष्ठ, धार्मिक और धर्मशील, उदार चरित, इस तरह के अर्थों में आर्य शब्द का प्रयोग होता है। न्याय पथावलंबी और ये सारे शब्द हैं, इनमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा। मैं आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर कर दूंगा, जिसको ज़रूरत हो वो लिख सकता है। मैं एक आध स्लाइड छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ जो मैं स्लाइड शेयर करना चाहूँगा, कल के जो प्रश्न आधे अधूरे रह गए थे उनको एक बार दोबारा मैं लेता हूँ। इतिहासकारों से ये मैं प्रश्न रखना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इतिहासकार जो हैं कभी ना कभी उत्तर देंगे, और नहीं है तो हम स्वयं अग्रसर होंगे। इज देयर एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदूज टू एनी अदर रिलीजन? क्योंकि आज तक जो मैं सुनता आया हूँ वो है कि दूसरे धर्मों ने हिंदुओं को इतना कुछ दिया, लेकिन क्या हिंदुओं की का भी कोई दूसरे धर्मों को योगदान रहा या नहीं रहा? और इंटरेस्टिंगली जब आप तुर्किस्तान और इधर बेबीलोन और इधर की हिस्ट्रीज को पढ़ने लगते हैं, तो आपको कई ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जो सिल्क रूट पे रहे हैं, जहाँ पर हिंदूज का जिक्र उनकी किताबों में मिलता है, लेकिन आपके अपने रेफरेंसेस नहीं मिलते। हैव हिंदूज एवर सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द लैंड, कल्चर, ऑनर एंड डिग्निटी? क्योंकि हिंदुओं के बारे में परसेप्शन यही है कि वो कावर्ड थे, वो पिछड़े हुए थे और ये पुरातनपंथी, बट एवर जो भी आप। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदूज टू फ्रीडम स्ट्रगल टू कांग्रेस? बल्कि ये थोड़ा सा इस तरह से भी मैंने सवाल एडअप कर दिया है कि क्या कांग्रेस पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को और देयर अदर पार्टीज बिफोर द पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन, क्या हिंदुओं का कोई उनको योगदान रहा कि नहीं रहा? वर देयर एनी सेक्रीफाइसेस मेड बाय हिंदूज ड्यूरिंग 1857? आप इतिहास की किताबें उठा के देखें, आपको बड़ा अजीब सा उत्तर मिलता है।
Was there any Hindu or Hindu kingdom outside India? Do history books, including CBSE books, give any account of great events of Hindu history? Can history of Hindus be defined or and identified only with caste system, woman burning, backwardness and पाखंड? यही 4-5 आरोप होते हैं हिंदुओं के ऊपर कि औरतें जलाते रहते थे और बस पिछड़े हुए थे और केवल जाति व्यवस्था मानते थे और पाखंडी होते थे। यही आप एक इमेज जो है ट्रैवल करवाते हैं इन बुक्स के द्वारा। If Hindu history is to be defined only on caste-based agenda, then what contributions were made by the four Varnas and caste? और मैं नीरज जी से ये आग्रह करूंगा कि आज की बात अगर वो कास्ट शब्द के अर्थ से, क्योंकि जाति शब्द को आपने कास्ट में कैसे कन्वर्ट किया मैं नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि जाति तो मनुष्य जाति भी है, उसको तो आप कास्ट नहीं कहते। पशु जाति है वो, उसको आप कास्ट नहीं कहेंगे, उसको रेस कह देंगे। तो ये जाति शब्द आप कास्ट में कैसे ले गए? इस कास्ट शब्द के बारे में एक पंक्ति वो कह करके अपनी बात आरंभ करें। हाउ हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई हिंदू इन इंडिया? विल इट बी पॉसिबल टू कीप इंडिया अनडिवाइडेड विदाउट द हिस्ट्री ऑफ हिंदूज? और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्टोरियंस टू हिंदू आइडेंटिटी? इस्लामिक आइडेंटिटी बनाने में हिस्टोरियंस का योगदान, दूसरी सभी प्रकार के जो रेसेस हैं, जातियां हैं, उनके लिए रिलीजन है, उनकी आइडेंटिटी बनाने में हिस्टोरियंस की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हिंदूज की आइडेंटिटी बनाने में हिस्टोरियंस का क्या योगदान? तो ये सारे कुछ एक प्रश्न हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं, कल के प्रसंग को ध्यान में रखते हुए, कल के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए और एक भूमिका के तौर पे। हालांकि कुछ प्रश्न और भी हैं, लेकिन वो मैं बीच में जब मौका होगा तो आप लोगों के साथ और साझा करूंगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का एक बार पुनः आभार भी व्यक्त करते हुए, धन्यवाद करते हुए और इस बात के लिए संतोष अनुभव करते हुए कि ज्ञान में रुचि रखने वाले इतने सारे लोग भी अगर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्ञान में अग्रसरता की संभावनाएं बहुत अधिक शेष हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं नीरज जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आज का अपना वक्तव्य लगभग अगले 45-50 मिनट के लिए आरंभ करें और हम उसके बाद जो है सारे के सारे जो हैं इस पे चर्चाएं रखेंगे, बात करेंगे और अपने अपने प्रश्न और जो भी संशय होंगे उनको हम साझा करेंगे। नीरज जी 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 प्लीज आप अपना पीपीटी अपलोड कीजिए और अपनी बात आरंभ कर सकते हैं। ऐसा करते हैं ना, पहले तो जो हम कास्ट शब्द की बात आपने शुरू की ना, कास्ट की बात कर रहे थे। जी जी जी। तो कास्ट, हाँ जी, कास्ट जो शब्द है वो एक पोर्चुगीज वर्ड है, कास्टा, CASTA। एग्जैक्टली। कास्टा से इसका ओरिजिन आता है और कास्टा का जो अगर हम शाब्दिक अर्थ करेंगे तो वो है ब्लड लाइन। ये वो पीरियड था जब वहां पर सर्फडम वाला जो काल था कि एकदम चरम पे था। सर्फ जैसे एक शब्द हम गुलाम सुनते हैं या स्लेव सुनते हैं, सर्फ यूरोप में ये कहा जाता था कि वो व्यक्ति है कि उसके पेट के अंदर जो है उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ उसके मालिक का है। इस लेवल की गुलामी थी यूरोप में। और उस समय जो एरिस्टोक्रेट होते थे, जिनकी ब्लड लाइन कहा जाता था कि बिल्कुल राजवंशियों वाली है, तो उनकी ब्लड लाइन से कास्टा शब्द बना, कास्टा से फिर उसको कास्ट बना है। अब ये हमारे देश में जो प्रॉब्लम है कास्ट वाली, जिसे हम प्रॉब्लम कहते हैं, इसका अगर जेनेसिस हमें समझना है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें जो रिसेंट हिस्ट्री में देखने को मिलता है वो है रवांडा का। छोटा सा अफ्रीकन देश है। इसमें 1994 में एक बड़ा भयंकर नरसंहार हुआ था जिसमें कई लाख लोगों को 2-3 महीने के अंदर ही मार दिया गया। उसकी हिस्ट्री कुछ अब 94 में हुआ था ये, तो आज लगभग 25-26 साल हो गए हैं। इन 26 वर्षों में जो समाजशास्त्री हैं, बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत स्टडी की है इसके ऊपर कि इस तरह से कहीं पर जेनोसाइड या नरसंहार ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं कि अपने देश के लोगों को मार दें। तो जब उन्होंने इसको स्टडी करना शुरू किया तो उन्हें वो बात समझ में आई जो हम पिछले 2 दिन से अपने यहाँ लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ की जो हिस्ट्री थी वो प्रॉब्लमैटिक थी और वो प्रॉब्लम ऐसी शुरू हुई जैसे हमारे देश में शुरू हुई थी।
रवांडा में पहले जर्मनी की कॉलोनी थी जो रवांडा था। तो जब जर्मन्स वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ था, हमारे यहाँ अंग्रेज़ थे, वहाँ जर्मन थे, तो उन्होंने वहाँ पर उनकी हिस्ट्री बुक्स को लिखना शुरू किया और स्पेशली मिशनरीज़ की हेल्प लेके लिखना शुरू किया, जैसा हमारे देश में हो रहा था। मतलब आप बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं उसके अंदर। अब वहाँ क्या था, 3 तरह के लोग थे, 3 तरह का आप उसे क्लासिफ़िकेशन कह लें या वर्गीकरण कह लें। एक तवा होते थे, एक हुटू होते थे, एक टूटसी होते थे। तवा तो बहुत थोड़े से थे, लगभग 1%। बाकी जो थे 20% हुटू थे और लगभग 80% टूटसी थे। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। तो अब ये जो हुटू और टूटसी थे, ये जो श्रेणी थी वो होती थी कि किसके पास कितने मवेशी हैं, कितनी गायें हैं, कितने बैल हैं। उसके आधार पे एक सोशल सिस्टम बना हुआ था वहाँ का, और ये फ्लेक्सिबल था कि अगर आपके पास पशुधन बढ़ जाएगा तो आप हुटू बन सकते हैं या टूटसी बन सकते हैं, कम हो जाएगा तो आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे। तो सारा कुछ बड़ा फ्लूइड था, चेंज होता रहता। दूसरा, अब तक इनकी जो हिस्ट्री थी वो ओरल हिस्ट्री थी, जैसे पुराने जितने समाज थे ओरल हिस्ट्री के साथ चलते। जब ये जर्मन इतिहासकारों ने इनकी हिस्ट्री लिखनी शुरू की, तो कुछ समय बाद, अभी उसको पूरा नहीं कर पाए थे, कंक्रीट नहीं किया था इन्होंने, तो वर्ल्ड वॉर वन हो गई, जर्मनी हार गया। तो जर्मनी से अब जो ये रवांडा की कॉलोनी थी ये बेल्जियंस के हाथ में आ गई। अब बेल्जियंस ने क्या किया, क्लासिफिकेशन करनी थी, क्योंकि कभी भी आप जब एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क बन जाता है, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि आपने हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है। और डॉक्यूमेंट करना तब आसान होता है जब उसकी क्लासिफिकेशन हो और वो क्लासिफिकेशन परमानेंट। तो बेल्जियंस ने क्या किया, उनको आई कार्ड इशू करने शुरू किए और उनकी एक रजिस्ट्री बनानी शुरू की। और उस रजिस्ट्री में जो हुटू है उसको हुटू का आई कार्ड मिल गया, जो टूटसी है उसको टूटसी का आई कार्ड दे दिया। तो अब वो जो फ्लूइडिटी थी वो खत्म हो गई, अब ये फिक्स कर दिए। और यहाँ तक कि उससे कुछ साल बाद अब किया बेल्जियंस ने, मतलब किया यूरोपियंस नहीं, यूरोपियंस ने ये समझना शुरू कर दिया कि जो हुटू और टूटसी उनकी कास्ट है। और फिर जैसे हमारे यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट की जा रही है, नकली हिस्ट्री बना रहे हैं, वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया उसके बाद, जब बेल्जियंस चले भी गए, तो जैसे यहाँ पर भूरे अंग्रेज़ों ने उसी को कंटिन्यू किया, वैसे ही वहाँ पर जो एलीट क्लास था उन्होंने उसी हिस्ट्री को कंटिन्यू रखा। और हुटू और टूटसी को एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की कि दोनों आपस में लड़ते रहे हैं। एक जो था वो ज़्यादा चालाक था, वो नॉर्थ से आया था, उसने कब्ज़ा कर लिया इनके ऊपर और इनका शोषण करना शुरू कर। और एज़ अ रिज़ल्ट जब ये चीज़ बार-बार साल दर साल पढ़ाते गए, वहाँ पर ऐसी जनरेशन खड़ी हो गई कि उनकी आपस में एक नफ़रत होनी शुरू हो गई, और उसका परिणाम था कि 1994 में ये नरसंहार हो गया। इसी को आप अब इंडिया में ले आइए। यहाँ पर जब अंग्रेज़ आए, उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी से टेक ओवर किया, तो यहाँ भी उन्होंने वैसा ही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाना था, क्लासिफ़िकेशन करनी थी, और वो क्लासिफ़िकेशन रिजिड होनी चाहिए थी। तो जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था थी, जिसमें कोई एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बन सकते थे, उन्होंने उसको रिजिड कर दिया कि ये कास्ट ये वाली है। अब कास्ट शब्द वो ले आए सेंसस के अंदर। 1871 में पहला सेंसस हुआ और वहाँ पर उन्होंने कास्ट शब्द डालना शुरू किया, साथ में रिलिजन शब्द डालना शुरू किया। रिलिजन थोड़ा बाद में आया। तो वहाँ से हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई, अब जैसे रवांडा में हुआ कि वो भूल गए कि हम लोग फ्लूइड होते थे, कि एक से दूसरे में चेंज हो जाते थे। ये हमारी कास्ट फिक्स नहीं थी, ये कॉलोनियल्स ने की है। हम भी भूल गए हैं कि हमारे यहाँ पर कास्ट नाम की कोई चीज़ कभी होती ही नहीं थी। यहाँ पर फ्लूइडिटी थी कि अगर कोई शूद्र है तो वो भी क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, और वैसे ही जो क्षत्रिय, मतलब कोई भी एक से दूसरे में वर्ण में जा सकता है। तो ये है जो अगर ब्रीफ में हम बात करें कि जो कास्ट शब्द है, वो अंग्रेज़ों की हमें देन है, और जो आज हमारे समाज में जो समाज तोड़ने वाली शक्तियाँ, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस जिन्हें हम कहते हैं, वो इन्हीं फॉल्ट लाइन्स पे काम करती हैं जो तब क्रिएट किए गए। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं थोड़ा-सा अब आगे लेके चलता हूँ, जहाँ से हमने कल खत्म किया था वहीं से चलते हैं। कि जी। आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे बच्चों को जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, आज जो मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ ये छठी क्लास में से जो पहला एग्ज़ाम्पल है, पेज नंबर 46 है ये।
यहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है वो देखिए ज़रा। इनका कहना है कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएँ हैं। मैं आपको मेन पे ले जाता हूँ, जिसे मैंने हाइलाइट किया था। ये है। ये हमारे देश के बारे में बता रहे हैं कि आज से लगभग 2300-2400 वर्ष या उससे पुरानी बात बता रहे हैं। कुछ लड़ाइयाँ कि हमारा समाज लड़ाइयाँ करता था, तो कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बाँट दिया जाता। अब अगर ये हमारे समाज की, हमारी इतिहास की सच्चाई है, तो बड़ा ही तुच्छ सा समाज है कि पानी के सोर्सेज़ के लिए लड़ाई करते थे, लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ाई करते थे और फिर उनसे लूटा हुआ पैसा आपस में बाँट लेते थे और पुरोहित तो इतने नीच हैं कि उनको कुछ हिस्सा दे दिया जाता। जब छठी क्लास का बच्चा जो 12-13 साल का इसे पढ़ेगा, तो कभी भी अपनी हिस्ट्री पर, अपने देश पर, अपनी परंपरा पे वो गर्व नहीं कर सकता। फिर आगे चलते हैं। इसी छठी क्लास की इसी किताब में पेज नंबर 60 पे आ जाइए। फिर उनमें बताया जाता है कि जो खेती-बाड़ी की जाती थी, कृषि की जाती थी, इसमें कमर तोड़ परिवर्तन लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती है कि कैसा समाज था जहाँ पर के लोगों को बंदी बना के लाया जाता था, उन्हें गुलाम बना लिया और फिर उनसे खेतों में काम करवाया जाता। ये एग्ज़ैक्टली वो चीज़ है जो यूरोप में होती थी, लेकिन उसे यहाँ पर हमारे बच्चों को हमारे देश के इतिहास के रूप में पढ़ाया जाता। अब मैंने जब इसको पढ़ा, तो ये मैंने आरटीई एप्लीकेशन लगाई थी, जो कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने इनसे दोनों चीज़ें पूछी थी कि बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर लैंड, सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, कि इनके जो सोर्सेज़ हैं आप हमें प्रोवाइड करिए। और क्योंकि आप ऋग्वेद के समय की बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद में या वेदों में जो भी ऐसी ऋचाएँ हैं, जो ऐसी बात करती हैं, उनकी कॉपी आप हमें प्रोवाइड करें। फिर ये एनसीईआरटी का जवाब है आपके सामने। उनका कहना है कि हमारे पास इस तरह के कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। वो कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट as mentioned in the book, no other information in this regard is available in the official files of the department. तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। अब क्योंकि मैं हिस्ट्री नहीं जानता था, तो मैंने फिर हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया कि क्या वाक़ई में हमारा समाज आज से 2300-2400 साल पहले या ऋग्वेदों में ऐसा ही था? तो उस टाइम की बहुत ज़्यादा हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, लेकिन सौभाग्य से एक किताब हमें मिलती है। आजकल वो चाणक्य सीरियल आ रहा है, तो उसमें एक रेफ़रेंस आता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन स्थापित कर लिया था, तो ग्रीक एम्बेसडर यहाँ आया, मेगास्थनीज़ नाम का, जो पाटलिपुत्र जिसे आज हम पटना कहते हैं, वहाँ पे रहा। उसने लगभग 12 साल वहाँ रहकर हमारे देश के समाज को स्टडी किया और उस पे उसने किताब लिखी। उस किताब को इंडिका कहा जाता है। अब उस पूरी की पूरी किताब तो नहीं मिलती, लेकिन उसके कुछ टुकड़े मिलते हैं, फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, तो वो किताब मुझे मिली, तो मैंने उसमें देखा कि वो क्या बताता है। ये उसका पेज नंबर 206। रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया दैट ऑल द इंडियंस आर फ्री एंड नॉट वन ऑफ देम इज अ स्लेव। तो ये कमाल की बात बता रहा है कि पूरी दुनिया भर में इंडिया एक ऐसा रिमार्केबल देश है जहाँ पर एक भी गुलाम नहीं है। फिर वो आगे पेज नंबर 208 पे चलते हैं। यहाँ पे वो लैकोडोमिनियंस थे जो यूरोप नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में रहते थे। तो वो वैसे किसी को गुलाम नहीं बनाते थे, तो उनके बारे में बता रहा है कि वो हेलोट्स को स्लेव्स बना के रख लेते हैं, जो कि विदेशी हैं। बट द इंडियंस डू नॉट इवन यूज एलियंस एज स्लेव्स, एज मच लेस अ कंट्रीमैन ऑफ देयर ओन। लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो विदेशियों को भी गुलाम नहीं बनाते, अपने देश के लोगों को तो क्या ही गुलाम बनाएँगे वो। तो अब इससे ज़्यादा स्पष्ट आपको प्रमाण नहीं चाहिए हो सकता कि हमारे देश में गुलाम प्रथा नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों को इससे बिल्कुल उल्टा पढ़ाया जा रहा है। फिर इसी किताब में आगे वो बताता है
यहाँ पर ना वो जिसे हम कास्ट सिस्टम कह रहे हैं, उसने भी शब्द कास्ट यूज़ किया हुआ है। आफ्टर दीज़ द सेकंड कास्ट कंसिस्ट्स ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल, किसानों की बात कर रहा है, who form the most numerous class of the population. They are neither furnished with sorry, they are neither furnished with arms nor have any military duties to perform, but they cultivate the soil and pay tribute to the kings and the independent cities. अब आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन टाइम्स ऑफ सिविल वॉर द सोल्जर्स आर नॉट अलाउड टू मोलेस्ट द हस्बैंड्समैन और ravage their lands. कि जब लड़ाई हो रही है तो भी जो क्षत्रिय हैं या सोल्जर्स वर्ड है उसके लिए, उनको ये बिल्कुल अधिकार नहीं है, उनको बिल्कुल परमिशन नहीं है कि जो खेती करने हैं उनको वो परेशान कर सकें। Hence, while the former are fighting and killing each other as they can, the latter may be seen close at hand, tranquilly pursuing their work, perhaps plowing or gathering in their crops, pruning the trees or reaping the harvest. तो बिल्कुल क्लियर करके वो एक बार फिर से बता रहा है कि जब लड़ाई भी हो रही है तो क्षत्रिय एक दूसरे से लड़ते हैं, वो एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनके साथ ही साथ जो किसान है वो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और उनको कभी कोई तंग नहीं करता। ये हिस्टोरिकल एविडेंस है जो हमारे पास है, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि पहली चीज छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई करते थे, लोगों को गुलाम बनाते थे और गुलामों से खेती बाड़ी करवाई जाती। फिर इसके बाद जब मेरे पास ये आया, मैंने फिर किताब लिख दी इसकी, तब हमने हाई कोर्ट में पिटिशन डाला, फिर वो पिटिशन एनसीईआरटी के पास गया, जेएनयू में गया, फिर वहां से जो आंसर हमारे पास आया, अब मैं ये वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हमने कहा था कि आप ऋग्वेद की सारी वर्सेस बताइए जो आप इसको सपोर्ट करती हैं, तो उन्होंने ये हमें एक ऋग्वेद की ऋचा कोट करके बताई है, दूसरे मंडल में से 11वें सूक्त की पहली ऋचा है। और कमाल की चीज ये है कि इसके लिए उन्होंने हमारे देश के किसी ऑथर को यूज नहीं किया हुआ, ये आरटीएच ग्रिफिथ ने जो आज से लगभग 150 साल पहले, 125 साल पहले ट्रांसलेशन की थी, उसको यूज कर रहे हैं। अब इसमें आपको ना तो कहीं गुलामी शब्द मिलेगा, ना दास, ऐसा कोई शब्द आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो उन्होंने किया क्या, ये नीचे आप पैराग्राफ देख लें। द टर्म ट्रांसलेटेड फॉर लॉर्ड इज द एपिथेट जीत। ये जो जीत है हमने उसको लॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया, मीनिंग कॉन्करर। Thus, Narjit, Urvarajit, Apijit etc. convey the sense of conqueror of people. अब नरजीत को उन्होंने बोल दी, यहाँ बोल दिया कॉन्करर ऑफ पीपल, लेकिन वहां बोल दिया कैप्चर पीपल। उर्वराजीत फर्टाइल लैंड को जीतने वाला, अपजीत यानी पानी को जीतने वाला। इन अदर वर्ड्स, एक्वायरिंग रिसोर्सेज थ्रू बैटल और वॉरफेयर इज इंडिकेटेड बाय द वर्स। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं ये, संस्कृत को पहले किसी मूर्ख कॉलोनियलिस्ट ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, फिर उस इंग्लिश के अर्थ का अनर्थ बनाते हैं कि एक्वायरिंग रिसोर्सेज है, तो उससे इंडिकेट होता है कि लोगों को कैप्चर करते, उनको गुलाम बनाते। अच्छा, फिर आगे बोलते हैं द सेम हिम कॉन्टिन्यूज। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ फिर से कोई दास प्रथा, कोई ऐसी चीज आपको नहीं दिखाई दे रही। लास्ट में उन्होंने लाइन ऐड कर दी, दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट मेड इन द टेक्स्ट। इस तरह पूरे के पूरे झूठ के आधार पर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। आगे चलिए, फिर जो मैंने एक और ऑब्जेक्शन उठाया था, some of the wealth that was obtained was kept by the leaders etc. कि जो लीडर्स को दे देते थे और फिर पुरोहितों के साथ बांट लेते थे। तो एक मिनट जरा मैं क्षमा चाहता हूँ। नीरज जी, कोई दिक्कत आ रही है? बस आ गया जी। अच्छा, ओके। हाँ जी,
अब आगे वहीं से देखिए, अब हमने पूछा कि आप किस आधार पे ये बोल रहे थे कि वो लोग गुलाम बनाते थे और फिर धन आपस में बाँट लेते थे। तो इसमें उनका कहना है, इन द ऋग्वेद अग्नि इज़ फ्रीक्वेंटली कंपेयर्ड टू द प्रीस्ट, इसलिए हमने, और फिर दीज़ एनालॉजीज़ प्रोवाइड द बेसिस फॉर इन्फरेंस अबाउट द प्रैक्टिसेस प्रेवेलेंट एट दैट टाइम। तो किस तरह से हमारे ही ग्रंथों को तोड़-मरोड़ के, उनके अलग-अलग मीनिंग निकाल के, फिर मीनिंग का मीनिंग, फिर उसका इन्फरेंस और फिर उस इन्फरेंस से रिज़ल्ट निकाल के बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर ये एक बहुत बड़ी ऋचा उन्होंने एक और पेश की। मैं पूरी तो पढ़ने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप अभी मैं इतना बता सकता हूँ कि इसमें कोई स्लेवरी, कोई गुलामी, कोई दास प्रथा का एक शब्द कहीं भी नहीं आता। इवन उनकी ट्रांसलेशन में भी नहीं आता। तो अब यहाँ कह रहे हैं, द हिम इंडिकेट्स दैट इंद्र, हु इज रिगार्डेड एज अ वॉरियर, विल एनेबल द इन्वोकर्स टू विन वेल्थ एंड बैटल एंड गिव देम अ शेयर इन इट। इसलिए हमने बोल दिया कि वो आपस में बांटते रहे होंगे इस तरह से धन को। फिर अच्छा, ये अभी तक जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये था ऋग्वेद के बारे में या वेदों के बारे में। अब इसके ठीक विपरीत जब हमारे देश से बाहर के मज़हब की बात आती है, तब क्या करते हैं, उस पे ध्यान दीजिए। ये पेज नंबर 53 है 11वीं क्लास का। सॉरी, इसमें ये नीचे वाला एक पैराग्राफ देखिए आप। ऐसे धर्म जो अलग-अलग भाषाएँ बोलने वाले विभिन्न नृजातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे, विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। ये ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के विषय में भी सत्य था। तो इस्लाम और ईसाईयत ऐसे रिलिजन्स हैं जो अलग-अलग भाषाएँ बोलने वालों को आकर्षित कर प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो हमने कल शेयर किया था। यहाँ ठीक उससे उल्टा किया जाता है जब उन मज़हबों की बात आती है, जो हमारे देश से बाहर के थे। अब ये पेज नंबर 68 है। इसमें 3-4 लाइनें शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व-पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थीं और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। अब अगर आप ये 4 लाइनें पढ़ेंगे, तो क्या मैसेज जाता है कि बड़ा ही घटिया समाज था जिसमें गुलामी फैली हुई थी, और ऐसे घटिया समाज में अब ईसाई धर्म का उदय होता है, लेकिन उसने भी कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इससे 2 मतलब निकलते हैं। पहला ये ईसाई जो धर्म तो कहना नहीं चाहिए, मज़हब है, वो स्लेवरी के या दास प्रथा के अगेंस्ट है, और उन्होंने ट्राई तो किया, लेकिन वो इसको गंभीर चुनौती दे नहीं पाए। फिर जब इस्लाम का वर्णन आता है तो ये पेज नंबर 79 या 89 है। इसमें देखिए, सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। इबादत की विधियाँ बड़ी सरल थीं, जैसे दैनिक प्रार्थना। अब कल वाला आप याद रखिएगा, वर्च्यू वर्ड्स कैसे-कैसे चले आएँगे जी। बड़ी सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना और नैतिक सिद्धांत, जैसे खैरात बाँटना और चोरी ना करना। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों के ऐसे समाज की स्थापना करनी है, जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हों। इस समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते थे। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया, जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बाट देखते। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे, उन्हें मुसलमान कहा जाता था। उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज में संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था और जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा था।
यहाँ सारा कुछ पॉजिटिव है, सारा कुछ बड़ा अच्छा है। इस्लाम में भी बहुत अच्छाइयाँ हैं और ये पेज हमने कल देख लिया था कि किस तरह से इस्लाम का महिमा मंडन किया गया था, तो आज मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब ये अगर तो सारा कुछ वास्तविक है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अब हम इनके जो मूल ग्रंथ हैं, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। ये सबसे पहला एग्ज़ाम्पल जो मैं ले रहा हूँ, ये बाइबल में से ले रहा हूँ। बाइबल में एक किताब है एक्सोडस नाम की, जिसका 21वां चैप्टर है ये। तो इसे आप देखें। इफ यू बाय अ हेब्रू स्लेव, he is to serve for 6 years, set him free in the 7th year, and he will owe you nothing for his freedom. If he was single when he became your slave and then married afterwards, only he will go free in the 7th year. यानी उसकी पत्नी नहीं जा सकती. But if he was married before he became a slave, then his wife will be freed with him. If his master gave him a wife while he was a slave and they had sons and daughters, then the man will be free in the 7th year, but his wife and children will still belong to his master. But the slave may plainly declare, I love my master, my wife, and my children. I would rather not go free. If he does this, his master must present him before God. Then his master must take him to the door and publicly pierce his ear with an awl. After that, the slave will belong to his master forever. अब देखिए कि जिस मजहब को ये बता रहे हैं कि वो गुलामी की प्रथा को चुनौती दे रहा था, ये उसके अंदर लिखा है कि आप गुलाम बना के रख सकते हैं, 6 साल बाद 7वें साल छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसको पत्नी मिली और बच्चे मिले हैं, तो वो परमानेंटली गुलाम रहेंगे, जो अगर मालिक ने शादी करवाई है, क्योंकि वो मालिक की प्रॉपर्टी है। और फिर वो गुलाम अगर नहीं उनको छोड़ के जाना चाहता, तो वो भी गुलाम रहे। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्सोडस चैप्टर 21 में से। When a man sells his daughter as a slave, आपको कल्पना ये करके देखना है जी कि हमारे ग्रंथ में अगर ऐसा एक सेंटेंस लिखा भी होगा, तो हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये उनका ग्रंथ है। When a man sells his daughter as a slave, she will not be freed at the end of 6 years as the men are. If she does not please the man who bought her, he may allow her to be bought back again, but he is not allowed to sell her to foreigners, since he is the one who broke the contract with her. And if the slave girl's owner arranges for her to marry his son, he may no longer treat her as a slave girl, but he must treat her as his daughter. If he himself marries her and then takes another wife, he may not reduce her food or clothing or fail to sleep with her as his wife. If he fails in any of these 3 ways, she may leave as a free woman without making any payment. ये आपको बताता है कि किस तरह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है स्लेवरी इनके अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर। ये अपनी बच्ची को भी बेच सकते हैं गुलाम बनाने के लिए, और इसमें इनको कोई डांट नहीं रहा, कोई इनसे घृणा नहीं कर रहा, कोई इनको मना भी नहीं कर रहा है, बल्कि उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक्सोडस चैप्टर 21 जो सेंटेंस नंबर 20 और 21 है। When a man strike his male or female slave with a rod so hard that the slave dies under his hand, he shall be punished. If, however, the slave survives for a day or two, he is not to be punished, since the slave is his own property. तो आप गुलाम को मारते पीटते हैं, उसको अधमरा कर देते हैं, अगर वो 1-2 दिन भी बच जाता है, मान लीजिए दूसरे दिन मर गया, तीसरे दिन मर गया, तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। मेल है या फीमेल है, दोनों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। इमीडिएटली मर जाता है तो सजा मिलेगी, अदरवाइज सजा नहीं मिल सकती। एफेसियंस, ये भी बाइबल का ही पार्ट है, चैप्टर नंबर 6 सेंटेंस नंबर 5। अब इसमें एक मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर लूँ कि कई बार एक भ्रम फैलाया जाता है कि जो मैंने पिछले एग्जाम्पल दिए थे वो ओल्ड टेस्टामेंट के थे बाइबल में से। ये कहा जाता है कि अब जो न्यू टेस्टामेंट है वो ऐसी बातें नहीं करता, क्रिश्चियनिटी तो उसके अंदर है। हालांकि वो भी गलत है, लेकिन अगर आप न्यू टेस्टामेंट भी देखेंगे तो ये देखिए उसका एग्जाम्पल है। Slaves, obey your earthly masters with deep respect and fear. Serve them sincerely as you would serve Christ. तो यहाँ पे कुछ भी स्लेवरी गुलामी के अगेंस्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो एक
अशोक जो राजा था, जब उसे बुद्धिज़्म समझ में आया तो उसने भी मना कर दिया था कि आप अपने जो नौकर हैं उनको दया से रखो, नौकरों को। वहाँ तो गुलाम की बात भी नहीं हो रही और यहाँ पर इनके जो एक अकेला ग्रंथ है उसमें ये बताया जा रहा है कि आप गुलाम रख सकते हैं और उसको मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं। 1 टिमोथी एक किताब है, उसका चैप्टर नंबर 6 Christians who are slaves should give their masters full respect so that the name of God and his teachings will not be shamed. If your master is a Christian, that is no excuse for being disrespectful. You should work all the harder because you are helping another believer by your efforts. Teach these truths, Timothy, and encourage everyone to obey them. ये भी न्यू टेस्टामेंट में से ही है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्रिश्चियनिटी क्या बोलती है। ये मैंने कल आपके साथ इस्लाम का एग्जाम्पल शेयर किया था कि किस तरह से जो इस्लाम है वो भी कैसे गुलाम प्रथा को प्रमोट करता है, इसलिए मैं आज इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आगे चलता हूँ। इस्लाम की जो सर्वमान्य किताब है कुरान, उसका चैप्टर नंबर 8 है ये। चैप्टर का नाम है अनफाल और अनफाल जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है ये। इसका मीनिंग होता है लूट का माल। जो आप लड़ाई में माल लूटते हो, उसके ऊपर ये पूरे का पूरा चैप्टर है कुरान में। अब हमारे समाज में कोई जैन है, बौद्ध है, सिख है, हिंदू है, वो ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनकी ये जो किताबें हैं, उनके अंदर लूट के माल नाम का चैप्टर भी हो सकता है पूरे का पूरा। क्योंकि बताया तो ये जाता है कि होली कुरान है और होली बाइबल है। लेकिन आप इनको पढ़ के देखिए, ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग, मुजाहिद का मतलब होता है जो जिहाद करते हैं, यानी जो गैर मुसलमानों को मारने वाले हैं, उनको मारते हैं, उनसे लड़ते हैं। तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। गनीमत अनफाल का ही दूसरा नाम है कि जो माल आप लूट के लाए हैं उसे गनीमत कहा जाता है। तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं कि क्या हुक्म है? कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वे हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वे अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जी आपको कि यहाँ पर काफ़िरों को लूटने का एकदम क्लियर कुरान में वर्णन आ जाता है। लेकिन ये हमारे बच्चों को कहीं नहीं बताया जाता। लेकिन वेदों में जहाँ पर लूटने का, गुलाम बनाने के बारे में कोई रेफ़रेंस नहीं है, वहाँ पर उनको वो पढ़ाया जा रहा है। आगे ये है, उसी अनफाल चैप्टर में ही ये कुरान के जो सेंटेंस है उनको आयत कहा जाता है। तो इसकी 40वीं आयत है, सॉरी 41वीं आयत है। और जान रखो कि जो चीज़ तुम कुफ़ार से, काफ़िर का जो बहुवचन है या प्लूरल है उसे कुफ़ार कहते हैं। और जान रखो कि जो चीज़ तुम कुफ़ार से लूट कर लाओ, उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और कराबतदारों का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। अब इसमें आपको बैकग्राउंड थोड़ी समझनी पड़ेगी। ये एक इन्होंने हमला किया काफ़िरों के ऊपर, एक कारवां जा रहा था, उसे लूट लिया इन्होंने। तो लूटने के बाद इनकी आपस में लड़ाई होने लग गई कि कौन कितना जो पैसा लूट के लाए हैं, कौन किसे कितना मिलेगा। तो तब जो इनका ये कुरान वाला जो गॉड है अल्लाह नाम का, उसने ये आयतें भेजी, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको लूट-पाट के खा सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसका 20% जो शेयर है, वो जो पैगंबर मोहम्मद है उसके लिए अलग से रखा है। अब क्योंकि इसी किताब को फ़ॉलो किया जाता है, तो पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद खलीफा बनते थे, तो जब भी ये जिहाद करते थे, लूट के माल लाते थे, तो 20% खलीफा के अकाउंट में रखा जाता था। उसके बाद जब भी लूट-पाट मचाई जाती थी, जैसे हमारे देश में भी जो ये गजनवी वगैरह जितने लोग आए थे, वो सेम पैटर्न फ़ॉलो करते थे कि 20% खलीफा को भेज देते थे, 80% अपने लिए रखा जाता। फिर उसी 8वें चैप्टर की आयत नंबर 67 है, जब तक काफ़िरों को कत्ल करके ज़मीन में कसरत से खून ना बहा दे,
तो ये पैगंबर के बारे में आ रहा है, पैगंबर मोहम्मद के बारे में। तुम लोग दुनिया के माल की तालिब हो और अल्लाह आखिरत की भलाई चाहता है और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ये काफिरों को पकड़ भी लेते हो। अब इसमें हुआ क्या कि ये जिस लड़ाई की मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, उसमें 2-3 लोग ऐसे थे जो पैगंबर मोहम्मद को पहले मक्का में उसकी निंदा किया करते थे। तो उनको पैगंबर मोहम्मद ने बोल के मरवा दिया। तो फिर वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये किसी पैगंबर के लिए ठीक नहीं है कि अगर उसने काफिरों को पकड़ लिया तो उनका खून ना बहाया जाए। अब आते हैं गुलाम प्रथा पे। ये कुरान का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है अन-निसा और उसकी आयत नंबर 24 है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं, मगर वे जो कैद होकर लौंडियों की शक्ल में तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। इस सेंटेंस का अर्थ ये है कि जब आप जिहाद करने जाते हो, तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके साथ तुमने व्यभिचार नहीं करना, लेकिन अगर तुम्हारे कब्जे में आ जाती हैं, जो लौंडी शब्द है, एक्चुअली जो इसका अरबी जो एक्सप्रेशन है वो है मा मलकत अयमानुकुम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट योर राइट हैंड पोजेसेस। लेकिन यहाँ हमारे देश में उनके लिए लौंडियां शब्द बोल दिया जाता है, मगर वे जो कैद होकर लौंडियों की शक्ल में तुम्हारे कब्जे में आ जाए। यह हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है और इन महरमात के अलावा और औरतें तुमको हलाल हैं। अब यहाँ देखिए मैंने सर्कल किया हुआ है, फुट नोट है, 1 नंबर लिखा है जिसपे। ये फुट नोट क्या है? अब वो ये नीचे देखिए आप, यानी दारुल हर्ब की औरतें अगर खाविंद वाली हों तो भी हराम नहीं, जबकि दारुल हर्ब से निकले और उनके साथ खाविंद ना आए तब मुबाह जायज़ है। अगर उनके खाविंद भी मुसलमान हो जाएं तो अपनी जोरू ले लें। इसका मतलब है कि आप जाते हो ऐसी जगह पे जिहाद करने जहाँ पर काफिर रहते हैं, आप उनकी महिलाएं उठा लाते हो तो तुम्हारे लिए वो हराम नहीं है। तुम उनके साथ व्यभिचार, उनके साथ जो तुम बदतमीजी करना चाहते हो कर सकते हो। फिर अगर उनके पति पीछे पीछे आ जाते हैं, वो भी मुसलमान बन जाते हैं, तो उनकी जोरू उनको वापस दी जा सकती है। लेकिन वो भी देने वाले की मर्जी है, उसकी कोई बाइंडिंग नहीं कि उसको देना ही है। ये है इस्लाम में गुलाम प्रथा। लेकिन इसके बारे में हमारे बच्चों को एक शब्द नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ऋग्वेद जिसमें इस तरह की कोई चीज नहीं है, उसके बारे में ये पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि मैंने अपना समय इसमें ले लिया है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर इसलिए किया कि हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हम एनसीईआरटी पे विश्वास करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक संस्था है, जिसे हमारे देश की भलाई के लिए बनाया गया है। और हम अपने बच्चों को जब स्कूल में भेजते हैं, तो हमें लगता है कि हम स्कूल पे डिपेंडेंट हैं और वहाँ पर उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें ही पढ़ाई जा रही होंगी। लेकिन असलियत ये है कि पिछले 15 साल से जो किताबें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें हमारे देश की सारी परंपराओं को बिल्कुल नीचा दिखाया जा रहा है, झूठ बोल-बोल के दिखाया जा रहा है। और जो विदेशी मज़हब हैं, उनको बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है, जबकि उनमें जितनी कमियाँ हैं, वो हमारी परंपराओं पे डाल दी हैं और हमारी अच्छाइयाँ उनमें दिखाई जा रही हैं। ये 180 डिग्री डिग्री का बिल्कुल टर्न है। मैं इसमें कई बार एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारे देश में जिनको प्रोग्रेसिव या लिबरल कहा जाता है, असल में वो बिल्कुल उल्टे हैं। ना तो प्रोग्रेसिव हैं और ना ही लिबरल हैं। बिल्कुल किसी को लिबर्टी देते ही नहीं हैं। लेकिन जिन्हें रूढ़िवादी कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा लिबरल हैं। तो सेम काम हमारी किताबों में बीते 15 साल से एक पूरी पीढ़ी निकल चुकी है जिनके साथ ये काम किया जा चुका है। तो जब आप अपने आस-पास ऐसे लोग देखते हैं जो अपनी परंपराओं से घृणा करते हैं, आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पर उनका बीज है। तो मैं इतने से आज इसको बंद करता हूँ, आगे हम क्वेश्चन आंसर्स पे चल सकते धन्यवाद नीरज जी, बहुत-बहुत आभार आपका। और जैसा कि कल भी आपके बारे में मैंने ये बात सभी के साथ शेयर हैं। आशुतोष जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। सर अब आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही मुझे आशुतोष जी। ओके, हाँ, फिर बंद हो गया। ओके, अब क्लियर है? नहीं, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक?
डॉक्टर साहब मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। नीरज जी आपको नीरज जी आप देखिए, चलिए एनीवे आप तक भी आ जाएगी। आप शायद वो ऑफ किया है तो हो सकता है बीच में कुछ आशुतोष जी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है कुछ? क्या बाकी लोगों को क्लियर है मेरी आवाज? आती है फिर रुक जाती है, आती है फिर रुक जाती है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, आपकी आवाज ओके बिल्कुल क्लियर क्लियर है, आ रही है जी। ओके, थैंक यू। साफ आ रही है सर आपकी आपकी आवाज़ आवाज। ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया नहीं आ रही, शुक्रिया। बहुत धीमी आ रही है। ओके, होना नहीं चाहिए लेकिन चलिए बस अब तक पहुंचनी चाहिए। इशू तो केवल इतना ही है। नहीं आ रही आशुतोष जी। हाँ, ये बीच में 1 सेकंड के लिए आती है फिर रुक जाती है। आप टेक्निकल तार हिली है शायद, मुझे लगता है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हम लोगों को जो करने वाला जो जानने और समझने वाली बात है, मेरे काम बड़े आते हैं ना, एक मिनट प्लीज। तूने ना आज ऐसे मेरे से चाटा खाना में तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि नीरज जी जो बात करते हैं वो बड़ी प्रमाणिक और बड़े शांत तरीके से तर्क सहित रखते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हालांकि इच्छा तो यही है कि हम इन लेक्चर्स के साथ अभी और कंटिन्यू करें, क्योंकि और स्पष्टता अभी अपेक्षित है कि किस तरह से जो हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, या हमारा इतिहास ही नहीं है जो हमें पढ़ाया जा रहा है, वो तो कुछ और ही है जो हमें सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। तो वस्तुतः जो इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य मिलना चाहिए था, उसके लिए एक प्रयास में एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और कई बार बड़ा अफसोस आता है। एक सेकंड, नीरज जी का फोन आ रहा है। हाँ जी नीरज जी। सर फिर ऐसे है, मैं अपना मोबाइल ऑन रखता हूँ तो उससे शायद आप तक आवाज आ जाए, लेकिन कहीं कुछ और गड़बड़ होगी। बाकियों को क्लियर है? हाँ हाँ जी, दोबारा कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए तो वो हो जाएगा। जब तक नीरज जी दोबारा जुड़ते हैं और आप लोगों के प्रश्न आते हैं, मैं कुछ एक प्रश्न आप लोगों के साथ और शेयर कर लूं। और इस दृष्टि के साथ मैं आप लोगों के साथ ये बात करना चाह रहा हूं कि देखिए, ये जो सेमिनार्स हैं, ये जो विचार चर्चाएं हैं, वो केवल मात्र इसलिए होती है कि समय के साथ जो हमारे ऊपर एक परत चढ़ जाती है, एक जानने की या इस बात की कि भाई हम तो जान लिया, तो जानने वाला था, और कुछ नहीं है, तो उस धूम को हटाने के लिए ये इस तरह के सेमिनार्स और इस तरह के चर्चाएं आयोजित की जाती हैं कि हम बहुत जल्दी मानने में आ जाते हैं, विश्वास करने लगते हैं, और फिर उसके बाद हमारा जीवन जो है वो एक बिना विचार के चलने लगता है। तो विचार मानने से नहीं होता, विचार जानने से होता है। तो ये सारे आयोजन जो हम लोग करते हैं वो इस दृष्टि से करते हैं। और ये जो इतिहास की बात है, शायद मेरे भीतर भी नहीं आती, लेकिन जब धीरे धीरे देखा कि जो कुछ हमारे पे आक्षेप किए जा रहे हैं, उनकी तो जड़ें ही कहीं और है। और यही बात को ध्यान में रख करके मैंने आप लोगों के साथ इस चर्चा में टॉपिक लिया था। उसमें 3 शब्द जुड़े थे। एक था लैंग्वेज, कि हमें भाषा ठीक करनी है, दूसरे तथ्य को जानना है, और फिर उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, उसकी एक जो है हमारे में योग्यता भी हो, हमें उसके बारे में एक सेंस हो। हिस्ट्री राइटिंग बिना सेंस की जाए, ये तो बड़ी ज्यादती है। तो इसलिए मैं 4 प्रश्न साझे करता हूं, और उसके बाद आप लोगों से टिप्पणियां और आप लोगों के जो भी पक्ष आप लोगों का है उसको मैं आमंत्रित करता हूं। 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर है। मैं कैटेगरीज में नहीं जाता क्योंकि समय में थोड़ा बचाना चाहता हूँ। पहला जो प्रश्न इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है, शुड हिस्ट्री ऑफ हिंदूज बी रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर इंडिया? कि भाई हमें वो इतिहास वही पढ़ना चाहिए जो जेएनयू में लिखा गया या बाकी जगह पे लिखा गया और बाकी ग्रुप ने मिलकर लिखा है, और फिर वो धीरे धीरे जो है वो सीबीएसई और बीए लेवल पर वो हमारे को दे दिया गया। दूसरा एक सवाल और है
टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ हिंदूज, ये काउंटर क्वेश्चन वाली बात होती है जब आप किसी के साथ बहस में पड़ते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोगों को इस तरह के लोगों के साथ नहीं मम्मी यार, ये साथ साथ आवाज आ रही है। रहना पड़ता है। ओके सर, कहाँ से प्लीज है? अपना माइक थोड़ी देर म्यूट रखिए, वो तो सारी आवाज चली जाएगी। प्लीज म्यूट रखें आप, ऐसे थोड़ी होता है। प्लीज प्लीज। इस मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां सब कुछ दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो दूसरा प्रश्न ये है, टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म, हिंदूज इज ए सफरन एजेंडा, इजंट इट सो? लेकिन उसका काउंटर क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, नॉट टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ हिंदूज इज नॉट ए कम्युनिस्ट एजेंडा, इजंट इट सो? तो कई बार जब बहस में चली जाती है, हालांकि संवाद करना हमारी संस्कृति है, बहस नहीं करना है, लेकिन फिर भी कई बार करना पड़ता है। और तीसरा एक सवाल और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, हाउ टू राइट द एंशिएंट मिडीवियल मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिंदूज। ये तो एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि ये कैसे हम लिखेंगे और कौन लिखेगा, कौन इस दायित्व को वर्ण करेगा। और एक अंतिम सवाल जो मैं ये जो ओके, हाँ, थर्ड सवाल बीच में रह गया था, चौथे पे मैं आ गया था। थर्ड सवाल भी एक बार देख लीजिए, विल इट हर्ट कम्युनिस्ट रीजनल हिस्टोरियंस टू टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ हिंदूज? क्योंकि रीजनल हिस्टोरियंस जो कुछ लिख रहे हैं वो क्या करते हैं कि केवल अपने एक विशेष संदर्भ में लिख देते हैं और बाकी जो लार्जर हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव है उसे बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस बात को भी हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है उसका तो हमें बहुत सारे एंगल से ध्यान देना होगा कि कैसे हम हिंदू की एंशिएंट मिडीवल और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कैसे लिखेंगे। तो ये कुछ एक प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर की समाप्ति पे किया है। और ये 2 लेक्चर्स हमने रखने थे, वेबिनार कह लीजिए इसको, लेक्चर्स कह लीजिए, सेमिनार कह लीजिए, जो भी आपका मन करता है। लेकिन जो बीज वस्तुतः हम आप लोगों को देना चाहते थे, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे, वो हमने शेयर किए हैं। तो आप लोगों के प्रश्न, आप लोगों के टिप्पणियां, आप लोगों के परसेप्शंस, आप लोगों के जो भी मन में कोई बात है वो आप लोग हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है उत्तर के बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे आज के। मेरा एक सवाल है निर्जी से। जी, अपना परिचय देकर के प्लीज आप जी, थोड़ा राहुल ऊंचा, दीवान सर से। आपको उस माइक के पास आना पड़ेगा। जी आवाज आ रही है आशुतोष जी? हाँ जी, अब आ रही है। मैं राहुल धीमान, जी जी डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से। जी 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 जी, मेरा निर्जी से ये प्रश्न है, उन्होंने एक ऋग्वेद का रेफरेंस दिया था, क्या वो दोबारा वो रेफरेंस दोहरा देंगे? शायद सेकंड मंडल 11 सूक्त और फर्स्ट ऋचा कुछ ऐसा करके ओके बताया था। ओके, नीरज जी आप सुन पा रहे हैं? देखा, हाँ जी, सुन लिया जी मैंने। जी जी जी, आप उनको बताएं। मैं स्लाइड हटाऊं यहाँ से? बता दूं। हाँ जी, ओके जी, एक मिनट, ये मैं शेयर करता हूँ उनके साथ। ये है राहुल जी, ऋग्वेद दूसरा मंडल 11वां सूक्त पहला मंत्र। जी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, धन्यवाद जी। ठीक है। ठीक है जी। बाकी भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर कोई ऐसा प्रश्न होगा तो। जी जी, आशुतोष जी, आपका कोई टिप्पणी और प्रश्न? हेलो, प्रश्न तो मैंने लिख दिया है। हाँ जी, और आशुतोष। एक दो शब्दों में उसका उत्तर अपेक्षित है वहां पर। और बात आई टिप्पणी की, तो 1 मिनट में लेना चाहूंगा। जी ये किताब कविता है कि जो बनाएंगे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगी, सेनाएं जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। इसको हमने उद्धृत किया था विश्व पुस्तक दिवस के संदर्भ में। और इस लाइन के साथ की किताबें खूबसूरत पुल हैं तो ढो मत, हौले से पांव रखकर पार उतर जाओ। अभी जो एक बात सामने उभर कर आई है पिछले कल से और आज तक जो पूरी चर्चा हुई है हम लोगों के साथ,
कि आज की 21वीं सदी जो है, इसमें जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, वो शायद पाठ का विकृत होना या अपपाठ का प्रसार होना है। और इस पाठ विकृति से हमारा जो इतिहास बोध है वो बहुत ही खंडित या अस्त व्यस्त सा हो जाता है। बहुत सरल सहज सी बात है और देख रहे हैं उन सब चीजों को हम। विकृत पाठ, इसका राजनीतिक संदर्भ हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है या धार्मिक हो सकता है। जेएनयू में घटी एक घटना का मैं उल्लेख करूं, मेरे साथी थी, मैं जल्दी से इसको समाप्त करता हूं। जेएनयू के एक मित्र थे, शायद पुरुषोत्तम जी के वो शिष्य अपने आप को कह रहे थे। उन्होंने बताया कि शिव द्रोही मम दास कहावा, गोसाई तुलसीदास जी ने ये लिखा है, यानी जो शिव के द्रोही लोग हैं वो हमारे दास होंगे, ऐसा राम कहते हैं। कितना हास्यास्पद तर्क है और ये किस तरह का पाठ है। बाद में मैंने उनसे कहा कि भैया, इस अर्धाली का दूसरा अंश भी आपको पढ़ना चाहिए कि सो नर मोहि सपन्यहु नहीं भावा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं चलती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। किताबें लिखना, इतिहास लिखना या जो कुछ भी हम ऐसे परियोजनाओं में अपना हाथ आजमाएं, उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि पाठ, अनुपाठ, प्रतिपाठ, उत्तर पाठ और अपपाठ के विषय में बहुत ज्यादा सचेत रहें हम और बहुत ज्यादा सजग रहें, तभी बात बनेगी। और मुझे जो लग रहा है कि नहीं पढ़ने से सारी समस्याएं हो रही हैं। कबीर दास की वो लाइन याद आती है, साधो सबद साधना कीजिए। हम सभी लोग सबद साधना से बिल्कुल विमुख हो रहे हैं। पता ही नहीं है लिखा क्या गया, पता ही नहीं है लिखा क्या जा रहा है और पता ही नहीं है कि लिखना क्या है। तो इसी पर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ये बात थी जो मेरे मन में आ रही थी और मुझे आपसे साझा करनी थी। जी, जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है। और इस जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं राजेश जी? आशुतोष जी नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश चौहान बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ नमस्ते सर, मैं अपनी एक टिप्पणी रखना चाहूँ। आशुतोष जी ने है ना बहुत बढ़िया बात की है अभी, और एक है ना कबीर जी का है ना इन्होंने जिक्र किया, और नीरज जी ने है ना निसंदेह है ना बहुत बढ़िया है ना तैयारी के साथ अपनी है ना प्रेजेंटेशन रखी। लेकिन है ना कबीर जी की एक लाइन है, तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आखन की देखी। जी। तो जो भी उन्होंने है ना बात रखी, यदि हम हर जगह है ना, क्योंकि लिटरेचर है, सारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को देखो, कोई भी लिटरेचर और हिस्ट्री है ना रिकॉर्ड नहीं कर सकती। जी, और ह्यूमन बिहेवियर है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। यहाँ पे। जहां तक है ना, क्योंकि मैं है ना हाल ही में जाति और जो नस्लवाद है उस पर थोड़ा बहुत काम किया, और जो मेरी थोड़ी बहुत समझ बनी है। जी जी राजेश। बढ़िया बात। तो इससे सर मेरा ये मानना है कि जहां भी हम देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे कास्ट जैसा नोशन है वो पूरे साउथ एशिया में है। इसमें हम इसको चाहे स्वीकारें ना करें, नीरज जी ने जिस तरीके की बात कही ना कास्ट फ्लूइडिटी की, तो ये फ्लूइड है। कहने को है ना हम कागज में कुछ लिख दें, लेकिन ये इतना है ना जटिल व्यवहार है। यदि आपके पास 2 मिनट और हो तो मैं अपना है ना हाल ही का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। अभी है ना कुछ दिनों पहले है ना मैं गांव में गया अपने खेत में, और मेरे खेत का पड़ोसी है वो है ना कुम्हार जाति का है। जी। तो मेरा है ना उसके घर जाना होता है, तो मैं है ना थोड़ा गांव का, मैं थोड़ा पेटू सा आदमी हूँ, तो वो चटनी बनाई ली उन्होंने और बाजरे की रोटी ले आए, तो मैं बैठ के खाने लग गया। और आराम से जब मैं है ना उनके घर है ना भोजन ग्रहण कर रहा था, तो हरिराम नाम है, वो जाति से कुमार है। यहाँ पे कोई साथी है ना कोई ऊंची नीची जाति से है तो इसको है ना अन्यथा ना ले। तो उससे है ना मेरी वैसे ही खुल के बात हुई, मगर हरिराम, मैं जिस तरीके से मैं तेरे घर में रोटी खा के चला जाता हूँ, मैं कहा आप लोगों का मगर और भी लोग ऐसे आते हैं, बोला ना, बोला कम आते हैं। और मतलब आपको जब उच्च जाति वालों के घर जब आप जाते हो तो आपको कहीं महसूस होता है? बोला जी बिल्कुल करा देते हैं महसूस। तो हरिराम ने मेरे को बात बताया कि जब भी, क्योंकि वो खेत में रहता है, बोला जब भी गाँव में जाते हैं, खासकर है न ब्राह्मणों के ठाकुरों के घर में आज भी, तो बोला वो लोग क्या
के व्यवहार में आपको है ना, आप गए, हो सकता है आपसे 5 मिनट तक है ना बैठने के लिए नहीं पूछेंगे, जी आपको न कुर्सी पर करेंगे ना और कुछ, आप खड़े खड़े बात कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज महसूस होती है कि ना ये आदमी है ना नहीं चाहता कि आप इसके घर में बैठे। तो मेरा है ना इससे आगे है ना उससे हुआ, मगर क्यों आप जाति से है ना कुम्हार हो, जो ओबीसी में आता है, जो मतलब समाज में आपसे नीची जातियां हैं, उनके साथ आपका कैसा व्यवहार है? बोला जी मेरा भी वैसा व्यवहार है जैसा है ना ठाकुर और ब्राह्मण हमारे साथ करते हैं ना, मेरा व्यवहार भी वैसा ही है। जी तो उसने बल्कि एक बड़ा खूबसूरत है ना एग्जाम्पल दिया, बोले अभी क्या हुआ 6-8 महीने पहले किसी चमार जाति के लड़के का जिक्र किया, बोला वो मेरे घर में आया, और मेरे घर में आया तो बोला मैं गांव में गया हुआ था तो मेरा बेटा था, तो उसने पूछा हरिराम कहाँ है, तो उसने बताया हरिराम तो गांव गया है। तो बोला उसने बिना कुछ कहे है ना आके वो चारपाई पे बैठ गया। जी बोला मेरे लड़के को कहा, बोला कोई बात नहीं हरिराम आ जाए, इतने है ना हुक्का भर ले। तो बाई द टाइम उसका लड़का जब हुक्का भर रहा था, हरिराम की एंट्री होगी, हरिराम ने अपने लड़के से पूछा, बोला ये हुक्का किसके लिए भर रहा है? बोला वो खाट पे बैठा है। तो जी बोला मैंने देखा समार जाति का आदमी मेरे घर की खाट पे बैठा है और हुक्का भरने का भी आदेश जारी हो गया है। जी बोला मैंने कहा 100 गालियां दी होंगी उसको, बोला उसको 100 गालियां ये तो दी मैं होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बात तो मैं समझता हूँ। और हाँ साउथ हरियाणा में ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट है, ये ध्यान में है, और इस बिल्कुल, तरह की चीज़ों को हमें अपोज भी करना है, उस लेकिन पे फिर मेरा कहने का अर्थ यही है कि हमेशा है ना थियरी और प्रैक्टिस में बहुत है ना अंतर होता है, और हम उस अंतर को है ना जितना कम कर पाए, मेरे ख्याल से तभी है ना किसी इतिहास लेखन की वो सार्थकता है ना तभी बढ़ती है। हाँ जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो ये है कि इतिहास को करेक्ट करने का जब तक करेक्शंस नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप कैसे ना सिखाएंगे? वो बात बिल्कुल और सही, हाँ, तो ना ना वो इसी बात बिल्कुल यही बात। सही है। लेकिन मेरा मेरा कहने का मतलब है कि एकदम है ना नीरज जी की जो प्रेजेंटेशन थी, देखो उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च कर रखी है और मैं उनको सल्यूट करता हूँ, लेकिन वो उसको है ना बिल्कुल है ना एक निष्पक्षता से देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें है ना हमारी हिस्ट्री में भी, वो उनके लिए हमें आंख मूंदने की जरूरत नहीं, जहां नहीं काला है उसको काला ही दिखाएं। नहीं नहीं नहीं, मेरा बस बिल्कुल इतना सा है ना मेरे। नहीं नहीं, जी जी ऐसा तो हमारे कोई ऐसा कोई इच्छा भी नहीं है कि मनुस्मृति में जी 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 वो जो श्लोक गलत लिखे गए हैं तो उनको हमको जस्टिफाई जी जी करना, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें जहाँ जी जी गलत है उसको उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, उसको हमें सुलझाना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं जी जी नहीं जी कि अपने ऊपर हम पर्दे डाल रहे हैं और कहें कि नहीं नहीं हमारे में कोई कमी नहीं ना है, ना ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कहीं ना बाकी आपने बहुत अच्छे विषय पे आयोजन किया, सुन के है ना रोचक लगा। मैं कल शामिल नहीं हो पाया था, देर रात आपकी बातें सुन रहा था, जो आपने लिंक भेजा था, तो आज जुड़ने का मन हुआ, तो अच्छा लगा आपसे बात धन्यवाद सर, धन्यवाद। और करके। किसी की कोई टिप्पणी हो या कोई प्रश्न हो तो हम, क्योंकि समय हो रहा है, ताकि फिर समय के अनुकूल हम समाप्त करें जी इसको। सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम। हेलो। हाँ जी, जी सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज। सर, मैं विनय सिंघल। हाँ जी मैम, जी प्लीज। सर, नमस्कार। सर, मैं नीरज सर ने बहुत अच्छी बातें कही, और शायद ये व्यथा बहुत सारे हम लोगों के मन में है ही है कि ये हिंदुइज्म पे बहुत प्रहार हो रहे हैं, और ये केवल इतिहास की किताबों में ही नहीं, अपितु मैंने एक बार आपके पास एक स्क्रीनशॉट भेजा था। किसी विद्यार्थी ने मेरे को दिखाया कि अंग्रेजी में जो अनुवाद किया जाता है, हिंदी से अनुवाद के पहरे दिए जाते हैं हिंदी से अंग्रेजी के लिए, जी उसमें भी कई पैराग्राफ ऐसे हैं जिनमें कि बिल्कुल भारतीयता पर बहुत ज्यादा प्रहार किया जाता है। जैसे गंगा नदी के बारे में था कि हिंदुओं ने उसे पवित्र मानना शुरू कर दिया, जबकि ये सामान्य पानी है। और विद्यार्थियों ने ही हमें दिखाया कि देखो मैडम, ये कैसे पहरे दिए हुए हैं जिसका अनुवाद हमें करना पड़ेगा। तो ये केवल एक दो चीजें ही नहीं है, स्थान स्थान पर इन चीजों पे प्रहार हो रहे हैं, और ये हमें बहुत गहराई से ही देखना होगा। जी जी मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई बार वो ऐसे इंग्लिश में ऐसे पैराग्राफ्स देते हैं जो दूसरों को कैसे हर्ट करे, ये बहुत है, देखा है, मैंने भी देखा है। और आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा था वो भी मुझे ध्यान है। उसके अतिरिक्त और भी मैंने चीज़ें ध्यान में है, लेकिन ये है कि चलिए इतने लोगों में थोड़ी सी जागृति आए, जागरूकता आए, हमें समझ बने, निर्णय आप करें। निर्णय का कोई
इशू नहीं है। लेकिन बात ठीक है कि जब तक नहीं हम बताएंगे, नहीं इतिहास को ठीक करेंगे, इतिहास की भाषा ही ठीक नहीं करेंगे तो कैसे होगा। मुझे ये ध्यान नहीं आता और कि एक किसी व्यक्ति का ये बात थी कि किसी भी संस्कृति को अगर दूषित करना हो उसमें 4-5 ऐसे शब्द डाल दो जिससे कि वो सारी की सारी सोच जो है वो कंफ्यूज हो जाए। और हमारे साथ भी वही हुआ कि हमारे साथ जो अंग्रेजों ने आकर के मुसलमानों तक एक बड़ा विरोध स्पष्ट था, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ हम कंफ्यूज हो गए क्योंकि ब्रिटिशर्स में एक खूबसूरत बात यह थी कि वो ज्ञान में रुचि लेने वाले लोग थे और उन्होंने अपने ज्ञान को हमारे ज्ञान से ऐसे घालमेल कर दिया कि हमें पता ही नहीं लगा कि हम कब क्या से क्या हो गए, हमारी अपनी पहचान खो गई। आज समाजवाद शब्द, समाजवाद, सोशलिज्म और ये फ्रीडम आदि ऐसे शब्द हम इस्तेमाल करने लग गए हैं कि हमें जिनके अर्थ खुद ही नहीं पता। हमारी संस्कृति में तो पहले ही इतनी आज़ादी थी, फ्रीडम थी, उसको आप एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाएंगे तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। तो आशुतोष जी जी, नमस्कार। जी सर। अ, मेरा एक बहुत अच्छा रहा आज नीरज जी का वक्तव्य भी और आपकी ऑब्जर्वेशंस भी देख के बहुत प्रेरणा मिल रही है सारा कि इस काम को एक कर्मठ तरीके से किया जाए। तो मेरा सुझाव है एक तरह से कि एक हमें शायद सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म को बनाना चाहिए जी जिसपे हम भ्रांतियों को एड्रेस करते रहें पिक एंड चूज करके, जैसे जैसे कोई भ्रांति पैदा हो उसे इमीडिएटली उस सोशल मीडिया पे एड्रेस किया जाए। जी और दूसरा है जो लेखन का कार्य है उसमें नीरज जी ने बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत मेहनत और लगन से किया है। तो शायद उन्हीं को थोड़ा और व्यापक रूप में करना और मेरा अगर साथ चाहिए तो आई एम प्रिपेयर्ड टू जॉइन हैंड्स इन व्हाटएवर कैपेसिटी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अजय जी, दैट्स रियली। तीसरा ये था मेरा इतिहास कि जो हमारा इतिहास के एम मुंशी जी द्वारा लिखा गया है जी या राधा कृष्णन द्वारा लिखा गया है, हमें उसे भी देखना चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ अंग्रेजों की लिखा हुआ इतिहास ही नहीं देखना चाहिए। जो के एम मुंशी जैसे लोगों द्वारा लिखा गया है शायद वो हमारे संदर्भ में ज्यादा सार्थक और ज्यादा मीनिंगफुल होगा। तो उस चीज का भी मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। जी, उसको एक दो बात जरूर। धन्यवाद। और के एम मुंशी को तो बिल्कुल हिंदी वालों ने इग्नोर कर दिया है। अभी कल भी मैं मैडम से बात एक कर रहा था, उनको यही कह रहा था कि हिंदी के ऊपर कोई चर्चा आप रखें और उसमें जो जिन लेखकों को आप लोगों ने बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया है उनको एक बार मुख्य धारा में लाएं, उनको देखें तो सही ना। गुरुदत्त जैसे उपन्यासकार और ये सारे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी वगैरह, इन सबको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है और बहुत सारे हैं। नहीं, मुझे लेकिन ध्यान चलिए। में ये जो भारतीय विद्या भवन ने भारतीय इतिहास को जी हमारे सांस्कृतिक संदर्भ में 3-4 वॉल्यूम्स में बनाया हुआ है ऑलरेडी, आ, भारतीय विद्या भवन की तरफ से। चलो इस जानकारी के लिए उनसे संपर्क करके देखते हैं कि अगर हमें कुछ उपलब्धि होती है तो जरूर अग्रसर होंगे। और अगर किसी और की कोई टिप्पणी नहीं है तो मैं संजीव घारू जी को निवेदन करता हूं कि वो अपने अध्यक्षीय जो टिप्पणी है वो उसके लिए। आशुतोष जी एक विषय है। जी यह हम लोग करीब करीब 25 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं सारे लोग। जी 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 और मेरा ये समझ है, आप भी बिल्कुल समझ होंगे 100% कि हमने बचपन में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी, या तो विद्यालयों में या हमारे घर में माता पिता दादा दादी नाना हमारे रिलेटिव बगल में पड़ोसी जो रहते थे उन सब के द्वारा हमको जो ज्ञान मिला उसके हिसाब से अभी हमने रियलाइज किया थोड़ा थोड़ा और समझ के कि नहीं ये चीजें हमारी नहीं है, हमको बदलनी चाहिए। तो आज के डेट में जो बच्चे हैं जो स्कूल विद्यालयों में पढ़ते हैं, जी जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो जी उनको ये जानना ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ये हमारी मेरे समझ से ये आखिरी जनरेशन है हमारा, जी जो हम 25 साल से लेकर के 60 साल के लोग हैं, जो अपने बच्चे को हमसे जो छोटे दो जनरेशन या एक जनरेशन पहले के लोग हैं जिनको बता सकते हैं। एक तो विद्यालयों के माध्यम से बता सकते हैं, जी फिर हम अपने घर में उनका शिक्षण कर सकते हैं। तो विद्यालयों से पढ़ाने का जो है वो बहुत ही बड़ा काम है, वो गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है। हम अलग अलग
दबाव बिंदुओं से सरकार पर प्रेशर बढ़ा सकते हैं, इतिहास लेखन के लिए बोल सकते हैं। इतिहास लेखन सरकार का काम नहीं है, लेकिन सरकार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है उसमें। उसकी बैठकों में या फिर उनके लिए क्या योजना बनानी है, इन सब चीज़ों में आंतरिक संरचना की दृष्टि से सरकार का अच्छा खासा योगदान रहता है। तो हमारा ये सब प्रयत्न ना बच्चों तक कैसे पहुँचे? खास करके जो 5 से 10 साल है, 10 से 15 साल है या 15 से 25 साल है, जी। तो यह ज्ञान जो आज हम आपस में एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उन तक कैसे पहुँचे इसी उम्र में? ताकि उनको मेरी उम्र में 25 साल या 45 साल होकर उनको ये सब जानना पड़े, तब काफ़ी देर हो जाती है। फिर उनके बच्चों के सामने ये समस्या आती है। तो हमारा ये ख्याल वो भी रहना चाहिए कि हमारा एक्चुअली हम तो समझ लेंगे, लेकिन जो जी। एनर्जी है, जो भारत का जो शक्ति है, अभी भी उनके हाथ में है। और हमारा, क्योंकि हम अगर बड़े हैं और हमारे बच्चे हो गए हैं, तो हमारा एक ही काम है, हम अपनी विद्या, अपना ज्ञान और अपनी संस्कृति अपने आने वाले जो जनरेशन है उनको दें। तो उसमें अगर हम ये सब एक निचोड़ उनको देते हैं किस तरह से, तो अगर उस पे भी हम लोग विचार करें, उसके लिए योजना बनाएँ, तो क्योंकि वो बचपन से ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो उनको अपने पूरे जीवन में करना है। जी, जी। अभी बाद में हमारे लिए कुछ चीज़ों को निकालना मन से, या अभी उन्होंने बात की डॉक्टर साहब ने कि कुछ चीज़ें व्यावहारिक रूप से बड़ा मुश्किल होता है। जी। लेकिन अगर बचपन से वो सीखते चले आएँ, तो वो व्यावहारिक रूप से भी उतना ही सरल होगा। तो मेरा एक यही विचार था कि हम एक इस योजना में, हमारी इस योजना में हम बच्चों को किसी तरह शामिल कर सकते हैं क्या? ये इसके बारे में ज़रूर विचार करेंगे और मैं अपेक्षा मेरी यही है कि हम इस तरह की कुछ एक चर्चाओं को कंटिन्यू भी करेंगे और मैं ये बात थोड़ी-सी अच्छी टिप्पणी के बाद ही रखूँगा। 1-2 निवेदन आप लोगों के सामने रखूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम विभिन्न विषयों के ऊपर कोई न कोई चर्चा करते रहें और चर्चा भी जो है वो एपीआई स्कोर से बाहर आकर के हम लोग करें। कि भी हमने कोई सिर्फ वही नहीं है कि भी सर्टिफिकेट्स की वजह से ही करना है, वो ठीक है, अपनी जगह अपने स्तर पे ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त हम चर्चा किस प्रकार से करें और उसमें क्या हम रुचि लेंगे, प्रतिभागिता करेंगे, ये एक आध बात मैं आप लोगों के साथ ज़रूर साझी करूँगा अध्यक्षीय टिप्पणी के बाद। तो संजीव गारू जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी दें, क्योंकि समय पर्याप्त हो गया है और फिर हम जो है इसको समापन की ओर अग्रसर करेंगे। संजीव जी। धन्यवाद। जी। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? जी, जी, आ रही है। जी, मैं सभी का अभिनंदन करते हुए यहाँ पे सभी को नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर साहब, आज हम 2 मिनट या 5 मिनट बाद खत्म कर लेंगे तो चलेगा ना? कर लीजिए, हाँ, ध्यान। हाँ, एक्चुअली क्या है थोड़ा कि वॉल्यूम बस जितने रखिए आप। प्रतिभागी हैं जितने प्रतिभागी हैं उनका मैं विशेष तौर पर आभार नाम लेकर ही करना चाहूँगा। अजय भारद्वाज जी, आपका अभिनंदन, धन्यवाद। बलराम शर्मा जी, डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, डॉक्टर राजेश चौहान, डॉक्टर समीर, डॉक्टर अनुभा जैन, अनुभा जैन जी, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर रूपिका शर्मा, डॉक्टर सोनिया समीर, गुरिंदर जीत जी, जयपाल शास्त्री जी, कालीचरण जी, कलकत्ता से हैं, कुमार आशुतोष जी, ललन कुमार मंडल जी, मनीष जी मुंबई से हैं, वीरेंद्र दत्त जी, रविंद्रनाथ जी मुंबई से हैं, रेनू जी, रोहित कपूर जी मूलतः अम्बाला से हैं, सतिंदर जी अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में, शांति जी हैं, शांति चंद जी, राजेश शर्मा जी, विनय सिंगल जी, वीरेंद्र सैनी जी, आप राहुल धीमान जी, विशाल जी। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद, काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडी और हमारे सहयोगी जो संस्थान रहा, दर्शन योग संस्थान डलहौजी,
जिनके संयुक्त प्रयासों से हिंदू इतिहास लेखन में विकृतियां, भाषा, तथ्य एवं व्याख्या पर 2 दिवसीय ये जो वेबिनार हुआ, कायदे से तो ये 3 दिवसीय रहा है। पहले दिन जो चर्चाएं हुई और पहले दिन से आज तक जिन जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनके लिए सबसे अधिक हर्ष का ये है कि जितने हमारे प्रतिभागी रहे वो बहुत अच्छे श्रोता के तौर पर उन्होंने यहाँ पर अपनी भूमिका को अदा की। मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय नीरज अत्री जी का, जिन्होंने अपना उद्बोधन देकर हमारा मार्गदर्शन किया, और डॉक्टर आशुतोष जी का तो धन्यवाद है ही, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से इस पूरी रथ के सारथी बनकर उन्होंने इसको खींचा है, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब इस तरीके की चीज़ें हम लोग करते रहेंगे। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ साथी आज जुड़े हैं, कुछ कल जुड़े थे, पहले दिन नहीं थे, तो उसको सम अप करते हुए आज का ये जो हमारा हिंदू इतिहास लेखन में विकृतियां हैं, ये सेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इन विषयों को लेकर दोबारा से जुड़ेंगे, उसकी सूचना तो आपको दे दी जाएगी। पहले दिन जिन विषयों को लिया गया वो शुरू हुआ था भाषा को लेकर। डॉक्टर साहब ने भाषा, डॉक्टर आशुतोष जी ने भाषा के ऊपर बात की थी। फिर उसके बाद चर्चा शुरू हुई हमारी SC ST के वर्णन पे। जो NCERT की बुक्स में जो ST जनजातीय के बारे में जो लिखा हुआ है, उसके विषय में ये बात हुई कि वो जो उन्होंने लिखा है वो बिना तथ्यों के आधार पर लिखा है। इसके लिए जो RTI लगाई गई उसमें भी वो सब चीज़ें शून्य मिली। फिर हम इस्लाम से होते हुए बुत परस्ती की व्याख्या तक गए कि कैसे बुत परस्ती शब्द हिंदुस्तान में आया, और फिर उसके बाद जैनिज्म की चर्चा करते हुए सिक्खी की भी चर्चा हुई कि जब आज जो सिख मत है वो अपने आप को धर्म कहने लग गया है, जबकि हिंदू में से जो हिंदू परिवार थे उनके बड़े बेटे को सिक्खी के लिए तैयार किया जाता था, लेकिन ये कुछ और कहीं निकल गई है चीज़ें। इसके अलावा बुद्धिज़्म के एक राइटर रे फायान, उनके बारे में हमने पढ़ा सुना। दूसरे दिन हमने हिंदू शब्द पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट हिंदू के बारे में क्या कहता है, 7th 9th और 11th की जो बुक्स हैं NCERT की, उस पर इतनी विकृतियां उसमें हैं, उसका पूरा चिट्ठा नीरज जी ने खोलकर सभी के सामने रखा। KN मुंशी जी के विषय पर चर्चा हुई, और सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि इस पूरे इतिहास में, चाहे वो इस्लाम का रहा या अंग्रेजों ने किया, अल बरूनी की बात आई, मैक्स मूलर की बात आई, और बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी बात आई, में एक चीज निकल कर आई कि किस तरीके से इस देश में ब्राह्मण को खलनायक बना दिया गया है। और आज भी अगर आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम बात करें तो कुछ संगठन हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य और एक ही ध्येय है, किसी तरीके से ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद के नाम पर दूसरों को कोसना है, और अपनी बात के नाम पर, अपने उत्पीड़न या शोषित होने के नाम पर किसी प्रकार की राजनीति करनी है। डॉक्टर चौहान एक उदाहरण दे रहे थे, लेकिन वो उदाहरण यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करना मैं थोड़ा सा उचित नहीं समझूंगा। आशुतोष जी ने कविता पाठ के बारे में बताया कि जो पुस्तक दिवस पे जो कविता थी उसमें रावण और राम का चर्चा था, तो मैं उनसे निवेदन भी करूंगा अगर वो कविता डॉक्टर आशुतोष जी के माध्यम से वो मुझे प्राप्त हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऋग्वेद से लेकर वेदों की जो व्याख्या है या विवेचना है, वो इस्लाम, बुद्ध और अंग्रेज उसको नहीं समझ पाए, और गलत अर्थ का अनर्थ उन्होंने किया। तीसरे दिन अगर आज हम बात करें तो वेदों की तुलना में जो नीरज जी ने साक्ष्य पेश किए, फिर उसके बाद ईसाइयत और इस्लाम किस प्रकार से गुलामों की और औरतों की स्थिति है, उस पर पूरी चर्चा हुई। उन्होंने बाकायदा तथ्यों के साथ बाइबल के कुछ तथ्य दिए, इस्लाम के तथ्य दिए। उन्होंने इस्लाम के कुरान के चैप्टर 8 और 4 अनफाल और उसके अंदर जो औरतें या गुलाम हैं उनके विषय में बताया। तो कुल मिलाकर हम लोग 700 AD से चले थे,
और आज 21वीं सदी के 20 तक हम लोगों ने इस प्रकार से चर्चा की और इसका एक पूरा अगर देखा जाए तो एक खाका तैयार हो गया है कि मोटा-मोटा कि हम अगर किन्हीं बिंदु को पकड़ कर चलना चाहे तो हम उस पे जा सकते हैं। कल एक मैंने निवेदन किया था सभी से कि जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर वो कुछ छोटा चंद लाइनें या कुछ एक पैराग्राफ या कुछ एक लेख लिखकर सोशल मीडिया के माध्यम से उसको फैलाएं तो लोगों तक ये बात जाएगी। आज हम यहाँ पर 30 हैं, कल 300 तक बात जाएगी या 500 तक बात जाएगी। उसी कड़ी में हम लोगों ने समाचार पत्र के माध्यम से इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने का भी काम किया। कल के दैनिक भास्कर में एक वेबिनार के संबंध में समाचार प्रकाशित हुआ और आशा करता हूँ कि अगले 2-3 दिन में एक बड़ा आर्टिकल इसी वेबिनार से संबंधित किसी समाचार पत्र में छपेगा। और नीरज जी अक्सर एक बात बोलते हैं, मुल्ला मिशनरी और वामपंथियों का जो ये नेक्सस है, इसमें अगर हम देखें तो ये 3 तो हैं ही, मुल्ला हो, मिशनरीज हो या वामपंथी हो। आप देखिए कि ये तीनों लोग मिलकर इस सनातनी परंपरा को तोड़ने, खराब करने, उसमें जहर घोलने और किन-किन शब्दों को मैं इस्तेमाल करूँ, कुल मिलाकर एक ही शब्द में मैं इसको पूरा कर देता हूँ कि हमें तोड़ने के लिए ये हमें चौतरफा घेर रहे हैं और हम या तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी या हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। हमारे जो विद्वान हैं, जो विद्वत जन हैं, आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो लोग तो साहित्यिक क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि जो सामाजिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको इस मुहिम से जोड़ा जाए और इस मुहिम से जोड़ने का उनका फ़ायदा ये होगा कि वो लोग इन चीज़ों को समझकर चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर, क्योंकि जैसे एक शब्द निकल कर आया था कल की ज्ञान के प्रति जो निष्ठा रखने वाले लोग हैं वो यहाँ हैं, लेकिन ज्ञान के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग शायद इस प्लेटफॉर्म से बाहर भी हैं। उनको अगर तैयार किया जाए तो एक हमारी एक अच्छी फोर्स बन सकती है। जैसे अभी एक सुझाव आया था अजय भारद्वाज जी का कि इसके लिए हमें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। तो बहुत सुंदर विचार है, मैं स्वागत करता हूँ भारद्वाज जी आपके इस विचार का और इसके लिए मैं अपने आप को व्यक्तिगत रूप से तैयार करने के लिए बिल्कुल सहमति प्रदान करता हूँ और हमें इसमें डॉक्टर आशुतोष जी और नीरज जी का बिल्कुल सहयोग और वैचारिक ऐसी मैं कामना भी करता हूँ। कुल मिलाकर आप लोगों का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। परिचय बहुत सारे जो हमारे प्रतिभागी हैं उनका अगर किसी कारण से रह गया हो तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ और चाहता हूँ क्षमा प्रार्थना। और डॉक्टर साहब अब आप टिप्पणियाँ और इसको तो मैं आपको एक बार फिर से आभार प्रकट करते हुए ये कामना करता हूँ कि जल्दी भगवान हमें कोविड-19 की महामारी से छुटकारा दिलाए और लॉकडाउन जल्दी से खुले ताकि हम पुनः अपने दैनिक कार्यों पर लगे और जो काम हम करते थे उन पे आए। और ये सेमिनार और ये वेबिनार निरंतरता बनाकर रखेगा ऐसी मैं कामना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देखेंगे, क्योंकि 2 विषय अभी हम लोगों ने लेने हैं, एक कंपैरेटिव रिलीजन और दूसरा कल एक चर्चा निकल कर आई थी डॉक्टर आरती के प्रश्न के बाद आस्तिकता और नास्तिकता पे। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर आशुतोष जी से कि इस पर हम कभी प्लान करें और महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद और हमारे जो सहयोगी संस्थाएं हैं, काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडी और दर्शन योग संस्थान, इनकी तरफ से हम सभी प्रतिभागियों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है सभी से कि जो यहाँ पर प्रतिभागी हैं वो अपना नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी जरूर छोड़ के रखें ताकि हम उन तक डिजिटल सर्टिफिकेट उन तक पहुँचा सकें। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ आभार प्रकट करता हुआ आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात आपने बिल्कुल उचित कही है कि ये सर्टिफिकेट्स का दायित्व आपने ले लिया है, तो मेरा बहुत सारा जो एक भार था, नैतिक भार जो था वो आपने मेरा हल्का कर दिया है।
तो इसको जल्दी से बनवा करके सभी प्रतिभागियों को पहुंचवा दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सभी प्रतिभागियों से निवेदन है, पार्टिसिपेंट से, कि चैट में अपना जो एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस, ताकि उसके ऊपर वो जो डिजिटल आपका सर्टिफिकेट है वो आप तक पहुंच जाए। इसके साथ मैं जो एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, बल्कि यूं कहूंगा कि मेरे पास सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न है, ज्ञान नहीं है। और ये उसी के कारण जो है मैं ये चर्चाएं आयोजित करता हूं, और जानने की जिज्ञासा जो है वो निरंतर मुझसे इस तरह के कार्यों को आयोजित करने के लिए उत्साहित करती है। मुझे आप लोगों से ये सहयोग चाहिए कि अगर हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन कर लें लगभग अगले के हफ्ते, कि जिसमें हम रोज की एक चर्चा लगभग एक हफ्ते तक अलग अलग विषयों पे रखें, तो आप लोग उसमें जुड़ें। उसके लिए ये आवश्यक रहेगा कि आप लोग पहले व्हाट्सएप पे आप लोगों के पास सूचना हो, क्योंकि कई लोगों के नाम और उनके एड्रेस उनसे मैं परिचित नहीं हूँ। लेकिन अगर इतना भी हो जाए कि एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया जाए और ये सूचनाएं दे दी जाएं, और अलग अलग विषय हैं, क्योंकि जैसे एक नास्तिकता और आस्तिकता का विषय भी जैसे कल बात हुई, लेकिन ऐसा ही एक विषय ज्ञान का विषय भी है कि ज्ञान को आप परिभाषित कैसे करते हैं। क्योंकि आज के युग में जिस तरह से ये सूचनाएं चल रही हैं, उसमें ज्ञान को परिभाषित करना, फिर आपका आलोचनात्मक चिंतन, विषयों की भरमार है। तो आप लोगों का मुझे बस थोड़ा सा ये सहयोग चाहिए कि अगर इतना समय हम लोग दे सकें, थोड़ा सा, लगभग 1.5 घंटा 2 घंटे, तो हम एक 5-6 दिन का ये यज्ञ समझ लीजिए कि ज्ञान यज्ञ हम कर सकें। तो उसके लिए मुझे बस आप लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिए। एक व्हाट्सएप पे मुझे बेशक आप लोग अपना नाम और नंबर दे दीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर आप लोगों को सूचना दे सकूं, और मैं प्रयास करूंगा कि अगले हफ्ते जो है हम इसी तरह का कोई आयोजन रोज का एक विभिन्न विषय पर हम कर सकें। तो इस अपेक्षा के साथ कि ज्ञान के साथ साथ जिज्ञासा लेकर के आप इस प्लेटफॉर्म से जाएं, और निरंतर उस जिज्ञासा वो आपकी दिशा निर्देशिका बनी रहे। इन सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित रूप से एक विषय मैंने और भी कहा था कि आशुतोष जी जुड़े हुए हैं हिमाचल से हमारे साथ, हिमाचल यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब, मेरी एक इच्छा ज़रूर है कि अगर हम हिंदी साहित्य की दशा, दिशा और स्तर पे एक कोई चर्चा रख सकें, तो वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरा उसमें बड़ी देर से ये मेरे मन में एक विषय था, क्योंकि आजकल जिस तरह की हिंदी भाषा लिखी जा रही है और जिस तरह की अपेक्षित थी, उसके ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे। वो इसके बाद हम बाद में बात कर लेंगे। तो इन्हीं सब विषयों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। और वही बात पुनः दोहरा करके समाप्त करता हूं कि जिज्ञासा आप लोगों की निरंतर दिशा निर्देशिका बनी रहे, वो जिज्ञासा आपको हमेशा ज्ञान मार्ग पे अग्रसर रखे। इसी शुभकामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी का आभार। आप सभी लोग अपना एड्रेस छोड़ करके चैट बॉक्स में आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। इस परिचर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे। और किसी का कोई संपर्क हो वो मुझे आप व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, मैं उसमें जोड़ लूंगा आपको। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।